व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। गाइस, आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जी हाँ गाइस, मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सन 2019 में रिलीज हुई मूवी डॉक्टर स्लीप को। डॉक्टर स्लीप सन 1980 में स्टैनली क्यूब्रिक के द्वारा डायरेक्ट की गई फेमस क्लासिक हॉरर मूवी द शाइनिंग की सीक्वल है। अगर आप अभी तक द शाइनिंग मूवी नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से जाके मेरा द शाइनिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, नहीं तो ये मूवी समझने में दिक्कत होगी। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस, ये सीक्वल भी स्टीफन किंग के द्वारा सेम नाम से लिखी गई नोवेल के ऊपर आधारित है। इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं वन ऑफ द मोस्ट अक्लेम्ड हॉरर डायरेक्टर माइक फ्लैनेगन ने, जिन्होंने हमको ऑक्यूलस, जेरार्ड्स गेम, हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस जैसे मास्टरपीस दिए हैं। डॉक्टर स्लीप को IMDb में मिले हैं 7.3 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज में ये 77% फ्रेश है विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 89%। द शाइनिंग मूवी में हम लोग डैनी और डिक हैलोरन के शाइनिंग एबिलिटीज को देखे थे, जो कि एक टाइप का साइकिक विजन था जिसके बारे में हमें ज्यादा बताया नहीं गया था। बट डॉक्टर स्लीप मूवी में हम लोग शाइनिंग एबिलिटीज के डिफरेंट पावर्स एंड एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी शुरू होती है 1981 फ्लोरिडा में, जहां एक छोटी बच्ची जिसके नाम थी वायलेट हैंसन अपने फैमिली के साथ एक कैंपिंग ट्रिप पे आई थी। एक दिन दोपहर को वायलेट जंगल के अंदर कुछ फ्लावर्स पिक करने जाती है, जहां वो एक लेडी को अकेली नदी के किनारे गाना गाते हुए देखती है। वो लेडी अपना नाम रोज द हैट बताती है और वो वायलेट को हैट से फूल निकाल के कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाती है। वायलेट उसके आसपास में कुछ और क्रीपी लोगों को इकट्ठा होते हुए देख पाती है, जिनको रोज अपनी दोस्त बताती है। वायलेट घबराते हुए वहां से जाने लगती है, तभी रोज उसका हाथ पकड़ लेती है और हम लोग सब लोगों को उसके करीब जाते हुए देख पाते हैं। मे भी वो लोग वायलेट को मार देते हैं। अब ये लोग कौन थे और वो लोग वायलेट को क्यों मारे, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, दरअसल ये ग्रुप एक कल्ट था जिसका नाम था द ट्रू नॉट, जिसकी लीडर थी रोज द हैट। कल्ट के सारे मेंबर्स को एक एक निकनेम दिया गया था, जैसे कि रोज द हैट, क्रो डैडी, एप्रॉन एनी, ग्रैंडपा फ्लिक इत्यादि। कल्ट के सारे मेंबर्स के पास शाइनिंग एबिलिटी थी, जिसको हम लोग द शाइनिंग मूवी में डैनी और डिक हैलोरन के पास देखे थे। अगर आपको फिर भी नहीं पता कि शाइनिंग एबिलिटी क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये एक टाइप का साइकिक एबिलिटी है, जिससे वो लोग उनके जैसे लोगों के साथ बिना कुछ बोले मन से टेलीपैथिकली बात कर सकते हैं, माइंड और चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों को विजन दिखा सकते हैं इत्यादि। इसके और भी पावर्स हैं जो हम मूवी में आगे जानेंगे। सो ये कल्ट के मेंबर्स जगह जगह घूम के छोटे छोटे बच्चों को ढूंढते थे जिनके पास शाइन करने की एबिलिटी थी। उसके बाद वो उन्हें तड़पा तड़पा कर मारते थे, जिससे उनकी शाइन एक स्टीम के रूप से निकलती थी, जिसको ये लोग कंज्यूम करते थे, मतलब वो स्टीम को खाते थे। ये लोग ऐसा इसीलिए करते थे ताकि उन्हें अनंत जीवन काल और नियरली इमोर्टल लाइफ मिल सके। कल्ट के एक एक मेंबर कई 100 हजारों सालों से जिंदा थे। इस कल्ट का एक स्लोगन भी था, ईट वेल एंड लिव लॉन्गर। मतलब ये लोग शाइन करने वाले बच्चों को टॉर्चर करके उनके शाइन को स्टीम के रूप में कंज्यूम करते थे। ऐसा करने से उनका लाइफ स्पान और हीलिंग एबिलिटी बढ़ जाती थी। अब ये लोग वायलेट को इसीलिए मारे थे क्योंकि उसके पास भी शाइनिंग एबिलिटी थी। अब कहानी में आगे हम लोग डैनी टॉरेंस को देखते हैं, जो अभी भी ओवरलुक होटल की उस इंसिडेंट के बाद ट्रॉमाटाइज था। हालांकि वो लोग अभी फ्लोरिडा आ गए थे, बट अभी भी ओवरलुक होटल की घोस्ट जैसे कि ग्रेडी ट्विंस, वो रूम नंबर 237 की बाथटब वाली बुढ़िया, सब उसके घर पे उसे हॉन्ट कर रहे थे। डैनी की माँ वेंडी डैनी को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि इस घटना के बाद डैनी कभी बात नहीं किया था। क्योंकि डैनी के पास शाइनिंग एबिलिटी थी, वो डिक हैलोरन की स्पिरिट को भी देख सकता था। एक दिन डिक डैनी से कहते हैं कि ओवरलुक होटल की स्पिरिट्स डैनी के शाइन को अपना फूड समझते हैं, इसीलिए उसे कंज्यूम करने के लिए वो लोग बार बार डैनी के घर वापस आ रहे हैं। डिक डैनी को एक ट्रिक सिखाते हैं, जिससे डैनी अपने दिमाग के अंदर एक इमेजिनरी बॉक्स बना के उन बैड स्पिरिट्स को उसके अंदर कैद कर सकता है। डैनी इस ट्रिक का पहला यूज करता है उस रूम नंबर 237 के बुढ़िया के स्पिरिट के ऊपर, और ऐसे ही धीरे धीरे वो ओवरलुक होटल की सारे बैड स्पिरिट्स को अपने दिमाग के इमेजिनरी बॉक्स के अंदर कैद कर देता है। इससे डैनी पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था और धीरे धीरे बात भी करने लगा था। अब यहाँ से सीन चेंज होकर सन 2011 की दिखाई जाती है, जब डैनी न्यू जर्सी में रह रहा था। डैनी पूरी तरह से अल्कोहलिक बन चुका था और वो अपना शाइनिंग एबिलिटी को अपना वीकनेस समझ रहा था।
इसीलिए इसे छुपाने के लिए वो नशे का सहारा ले रहा था। एक रात डैनी एक लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड करने के बाद उसी के ही पर्स से पैसा चुरा लेता है, जिससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना गिर चुका था। यहाँ सीन कट होकर हमें लॉन्ग आइलैंड की एक टीनेजर को दिखाई जाती है जिसकी नाम थी एंडी। एंडी के पास भी शाइनिंग एबिलिटी थी और बस एक कमांड से वो दूसरों का माइंड कंट्रोल कर सकती थी। एंडी अपनी एबिलिटी यूज करके एक मिडिल एजड आदमी को थिएटर के अंदर सुला देती है और उसका वॉलेट चुरा के उसके गाल में स्नेक बाइट की तरह चाकू से निशान बना देती है। ये सबको रोज दूर से अपने साथी क्रो डैडी के साथ देख रही होती है। रोज एंडी का ये एबिलिटी देख के इम्प्रेस हो जाती है और उसे समहाउ किडनैप करके अपने ठिकाने में ले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रोज एंडी को ट्रू नॉट ज्वाइन करने की ऑफर देती है। वो बोलती है कि ऐसा करने से वो हमेशा यंग रहेगी और नियरली इमोर्टल हो जाएगी। रोज उसे एक निकनेम देती है, स्नेक बाइट एंडी। उसी रात कल्ट के सारे मेंबर्स बीच में एंडी के ऊपर एक रिचुअल करते हैं। रिचुअल के दौरान रोज एक कंटेनर निकालती है जिसके अंदर वायलेट की स्टीम थी। वो ये स्टीम एंडी को फीड कराती है। एंडी पहले दर्द में तड़पने लगती है, फिर दर्द कम होता है और वो भी ट्रू नॉट का एक हिस्सा हो जाती है। इस तरफ एनिस्टन न्यू हेमिस्फीयर में हम लोग एब्रा स्टोन नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो अपनी 5th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। तभी उसके डैड और मॉम देखते हैं कि किचन के सारे स्पून सीलिंग से अपने आप लटक रहे थे। तभी वहां आब्रा आती है और कहती है आब्रा का डाबरा। ये कहते ही सारे स्पून नीचे गिर जाते हैं। इससे हमें पता चलती है कि आब्रा के पास भी शाइनिंग एबिलिटी है। उसके बाद हम लोग फिर से डैनी को देखते हैं जो न्यू जर्सी छोड़ के फ्रेजियर न्यू हेमिस्फीयर में एक न्यू स्टार्ट करने के लिए आया था। वहां वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम था बिली। बिली डैनी की हेल्पलेसनेस देख के उसे एक रेंटेड रूम खोजने में मदद करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डैनी जब सो के उठता है तो अपने बगल में वही वन नाइट स्टैंड वाली लड़की की स्पिरिट को देखता है। डैनी तुरंत बिली के पास जाता है और बिली उसे एक मीटिंग में लेके जाता है। ये बेसिकली एक रिहाब प्रोग्राम था। वहां डैनी अपनी शाइनिंग एबिलिटी यूज करके जॉन डाल्टन नाम की एक डॉक्टर की घड़ी खोज देता है। डॉक्टर डैनी से इंप्रेस होके उसे एक हॉस्पाइस में जॉब दे देते हैं। गाइस, हॉस्पाइस एक स्पेशल हॉस्पिटल होता है जहां लोग अपनी आखिरी समय में आते हैं। वहां उनका मेडिकल नीड्स के साथ साथ मेंटल और इमोशनल नीड्स का भी ध्यान रखा जाता है। एक रात डैनी काम करते टाइम देखता है कि हॉस्पाइस की एक कैट जिसके नाम थी एजी, वो एक बूढ़ा आदमी के रूम में एंटर करके उनके बेड के ऊपर बैठ जाता है। वो आदमी बोलता है कि वो जानता है कि एजी उन्हीं सब लोगों के बेड के ऊपर बैठता है जो कुछ समय के बाद मरने वाले होते हैं। वो आदमी पहले तो थोड़ा घबराया हुआ होता है, पर डैनी अपनी शाइनिंग पावर यूज करके टेलीपैथिकली उसे कंफर्ट देता है और बोलता है कि डाइंग इज लाइक गोइंग टू स्लीप। वो आदमी शांत होकर डैनी को डॉक्टर स्लीप नाम से संबोधित करता है। अब यहाँ से हम लोग जान पाते हैं कि मूवी का नाम डॉक्टर स्लीप क्यों है। कुछ समय के बाद उस आदमी का सुकून से देहांत हो जाता है। गाइस, आब्रा के पास जो शाइन थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और वो अपनी शाइनिंग पावर का यूज करके किसी और शाइनिंग इंसान को लोकेट करने की कोशिश करती थी। एक रात वो डैनी को लोकेट करके उसके घर वाले बोर्ड पे हेलो लिख देती है। डैनी घर लौट के उस मैसेज को देखता है और नीचे रिप्लाई में हाई लिख देता है। दोनों अक्सर ऐसे ही बातें करने लगते हैं और काइंड ऑफ दोस्त बन जाते हैं। अब यहाँ से हमें 8 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है और 8 साल से डैनी शराब को छुआ भी नहीं था। एक मीटिंग के दौरान डैनी बोलता है कि वो कभी भी उसके डैड को करीब से नहीं जाना है, पर पहले जब भी वो शराब पीता था तब उनको और उनके दर्द को करीब से जान पाता था। वो और उसके डैड सेम बैटल को लड़ रहे थे, पर डैनी उससे निकल के खुद को एक बेटर इंसान बना पाया था, अनलाइक हिज डैड। अब इसके बाद हमें ट्रू नॉट कल्ट के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों से वो लोग कोई भी शाइनिंग बच्चों का शिकार नहीं किए थे। वो लोग बच्चे कुछ शाइन को ही कंज्यूम कर रहे थे जो ज्यादा पावरफुल नहीं था। क्रो डैडी का कहना था कि आज की जनरेशन ज्यादा स्मोक करने से या नेटफ्लिक्स देखने से उनका शाइन कम हो जा रही है। नेक्स्ट दिन वो लोग एक यंग बास्केटबॉल प्लेयर को ट्रैक करते हैं जो शाइन करता था। उसका नाम था ब्रैडली ट्रेवर। मैच खत्म होने के बाद जब ब्रैडली घर वापस आ रहा होता है तब एंडी अपना पावर यूज करके उसे किडनैप कर लेती है। वो लोग उसे सुनसान एरिया में लेके उसे नीचे पिन डाउन करते हैं और चाकू से मार मार के धीरे धीरे टॉर्चर करके मारते हैं और उसके स्टीम को कंज्यूम करते हैं। रोज बोलती है कि वो बच्चा मरते टाइम जितना ज्यादा तड़पेगा उसका स्टीम उतना ही प्योर और टेस्टी होगा। इस घटना के दौरान एब्रा को ब्रैडली की मर्डर की विजन आती है और वो अपनी पावर से रोज को रोकने की कोशिश करती है। रोज भी एब्रा की प्रेजेंस को सेंस कर पाती है और हैरान हो जाती है क्योंकि एब्रा उन्हें 1500 मील दूर से कांटेक्ट कर रही थी।
रोज अपनी लाइफ स्पान में इतनी ज्यादा पावरफुल शाइन कभी नहीं देखी थी। रोज कहती है कि अगर वो लोग आब्रा को पकड़ पाए तो उनका कल्ट कई सौ साल तक उस टीम को कंज्यूम कर सकता है। एट द सेम टाइम एब्रा अपनी पावर से डैन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाती है और उसके बोर्ड में लिख देती है मर्डर। डैन पूछता है हु, तब आब्रा जवाब देती है बेसबॉल बॉय। अब आब्रा ब्रैडली के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देती है। वो मिसिंग बच्चों की लिस्ट से उसका डिटेल्स एक प्रिंट आउट के जरिए निकालती है और घर जाके ब्रैडली के फोटो को छूते ही उसे ब्रैडली की मर्डर और ट्रू नॉट कल्ट की मेंबर्स की विजन आती है। वो अपनी शाइन यूज करके खिड़की की तरफ देखती है और सीधा रोज के पास पहुंच जाती है, जो कि एक सुपरमार्केट में थी। रोज भी एब्रा को देख लेती है और वो एब्रा के दिमाग में घुसने की कोशिश करती है, बट एब्रा उसे इतनी जोर से धक्का देती है कि रोज नीचे गिर जाती है और उसके नाक से खून निकलने लगती है। रोज एब्रा की पावर देख के हैरान हो जाती है और साथ में डर भी जाती है। नेक्स्ट डे एब्रा डैनी को अपनी शाइन यूज करके लोकेट करती है और सीधा जाके उससे मिलती है। वो लोग पहली बार सामना सामनी मिल रहे थे और एब्रा डैनी को अंकल डैन बुलाती है। एब्रा डैनी को बताती है कि उसे ब्रैडली की मर्डर स्पॉट का पता चल गया है। वो लोग उसका बॉडी रिकवर करके उसे प्रॉपर बरियल दे सकते हैं और उन्हें ब्रैडली की बेसबॉल ग्लोव्स ढूंढना पड़ेगा, जिससे ट्रू नॉट कल्ट का पता लगा के उनसे बदला ले सकते हैं। बट डैनी एब्रा को हेल्प करने से मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हें ऐसे खतरनाक लोगों को खुद की तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए और सेफ रहने के लिए खुद के शाइन को छुपाना चाहिए। उसी रात हॉस्पाइस में काम करते टाइम डैनी को फिर से डिक हैलोरैन की स्पिरिट दिखती है। पहले डैनी की शराब की लत की वजह से और अपनी शाइन यूज ना करने की वजह से डिक की स्पिरिट डैनी को उसके बचपन के बाद फिर कभी दिखाई नहीं दिया था। डिक डैनी को बताते हैं कि आज नहीं तो कल ट्रू नॉट वाले एब्रा को ढूंढ ही लेंगे, इसीलिए डैनी को एब्रा की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो दोनों एक बॉन्डिंग शेयर कर रहे हैं। डिक ये भी बताते हैं कि ये आखिरी बार है जब डैनी डिक को देख रहा है। उसी रात रोज अपनी पूरी शक्ति लगा के एब्रा के माइंड के अंदर घुसने में कामयाब हो जाती है। जब वो सो रही थी, एब्रा अपने दिमाग के अंदर कुछ लॉकर्स बनाई थी जिनमें अपनी मेमोरीज को कुछ फाइल्स के जरिए रखी थी। रोज लॉकर को खोल के फाइल्स को पढ़ने लगती है, बट उसे ये नहीं पता था कि एब्रा पहले से जानते थे कि रोज उसे पकड़ने के लिए फिर से वापस आएगी, इसीलिए पहले से वो अपने दिमाग के अंदर एक ट्रैप बिठाई थी। तभी अचानक एब्रा वो लॉकर को बंद कर देती है, जिससे रोज को बहुत बुरी तरह से चोट लगती है। एब्रा रोज के ही दिमाग के अंदर घुस के उसके मेमोरीज को पढ़ने लगती है। रोज अपने हाथ को खींच के ड्रॉयर से बाहर लाती है, जिससे उसकी हाथ की स्किन निकल जाती है। वो बुरी तरह से घायल होकर किसी तरह से खुद को बचा के वहां से भाग जाती है। गाइस, ट्रू नॉट कल्ट में रोज ही सबसे ज्यादा पावरफुल थी, बट एब्रा उससे भी ज्यादा पावरफुल निकली। तभी क्रो डैडी रोज को इन्फॉर्म करता है कि ग्रैंडपा फ्लिक मरने वाले हैं, क्योंकि उन्हें सफिशिएंट शाइन कंज्यूम करने नहीं मिल रहा था। ग्रैंडपा फ्लिक मरने से पहले बहुत बुरी तरह से तड़पने लगते हैं और मरने के बाद उनके शाइन को दूसरे कल्ट मेंबर्स कंज्यूम करते हैं। इसके बाद रोज सारे कल्ट मेंबर्स को एब्रा को पकड़ने के लिए भेज देती है। उस तरफ डैनी बिली का हेल्प लेकर ब्रैडली की मर्डर स्पॉट पर पहुंच जाता है। दोनों उसका बॉडी और बेसबॉल ग्लोव्स को रिकवर करते हैं और सीधा जाके एब्रा के पास पहुंचते हैं। डैनी एब्रा और उसके फादर की हेल्प से ट्रू नॉट वालों से लड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक पहले एब्रा उस ग्लोव्स को छू के ट्रू नॉट वालों को ट्रैक करती है और अपनी शाइन उनके सामने रखती है। उसके बाद डैनी, बिली और एब्रा जंगल के अंदर चले जाते हैं, जहां ट्रू नॉट वाले उनका पीछा करके उन्हें ढूंढ लेते हैं। स्नेक बाइट एंडी अपनी पावर्स यूज करके एब्रा को ड्रग्स का इंजेक्शन दे देती है और बेहोश कर देती है। बट तभी जब एंडी चेक करती है तब उसके हाथ में एब्रा नहीं बल्कि एक डॉल थी। ये एब्रा की एक मास्टर स्ट्रोक थी। असल में एब्रा वहां फिजिकली प्रेजेंट थी ही नहीं, वो अपने घर से ही अपनी शाइन का यूज करके ये सबको ऑपरेट कर रही थी। अरे थोड़ा सा तो दिमाग लगाना चाहिए था कि एब्रा उनकी लीडर को अधमरा करके घर भेज दिया था। इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाती वो, बेवकूफ लोग। एनीवे, अब बिली और डैनी चुपके सारे कल्ट मेंबर्स के ऊपर गोली चला के उन्हें मार डालते हैं। जैसे जैसे वो लोग मर रहे थे, रोज को भी उतनी ही ज्यादा दर्द हो रही थी, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और क्योंकि एंडी के पास माइंड कंट्रोल करने की एबिलिटी थी, वो मरने से पहले बिली को खुद को मारने की कमांड दे देती है, जिससे बिली गन से खुद को शूट करके सुसाइड कर लेता है। बट नोट करने वाली बात यह थी कि क्रो डैडी यहां से गायब था। उस तरफ क्रो डैडी एब्रा के घर पहुंच के उसके फादर को मार देता है और एब्रा को ड्रग देके उसे किडनैप कर लेता है। उसके बाद डैनी एब्रा के घर पहुंचता है और देखता है कि एब्रा कहीं पे भी नहीं है। डैनी अपनी शाइन यूज करके पता लगा लेता है कि क्रो डैडी ने एब्रा को किडनैप कर लिया है। वो एक नया ट्रिक यूज करता है और एब्रा के दिमाग के अंदर एंटर करके उसे काइंड ऑफ पोजेस कर लेता है।
उसके बाद वो क्रो डैडी को मैनिपुलेट करके कार को क्रैश करवा देता है, जिससे क्रो डैडी की ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। अब क्रो की मरने से रोज की आतामाजी सटक जाती है और वो सारे बच्चे कुछ शाइन को कंज्यूम करके एक फाइनल रेसलमेनिया मेन इवेंट फाइट के लिए खुद को रेडी करती है। डैनी जानता था कि रोज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो लोग उसे ऐसे नहीं हरा पाएंगे, इसलिए वो रोज को एक ऐसी जगह ले जाना चाहता था जो शाइनिंग लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू गेस कि ये कौन सी जगह है। यस, यू गेस्ड इट राइट, द इविल इटसेल्फ, नॉन अदर देन द ओवरलुक होटल। अगर आप द शाइनिंग मूवी देख रखी है तो आपको जरूर पता होगा कि ओवरलुक होटल एक हंग्री बीस्ट है जो शाइनिंग लोगों को कंज्यूम करता है। फिलहाल ओवरलुक होटल को जैक के फैमिली के साथ उस इंसिडेंट के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। डैनी अब्रा के साथ ओवरलुक होटल पहुंचता है और अब्रा को बाहर वेट करने के लिए बोल के खुद अंदर जाता है ताकि वो इस इविल होटल को जगा सके। डैनी जैसे ही होटल के अंदर घुसता है, होटल की लाइट्स अपने आप जलने लगती है, मानो ऐसा लग रहा था कि होटल ने डैनी को पहचान लिया है। गाइस, लिटरली मेरा यहाँ पे गुजबम्स आ गया था। डैनी होटल की हर उस जगह पे जाता है जहां से उसका लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा शुरू हुआ था, जैसे कि रूम नंबर 237, एलिवेटर, बेसमेंट, कॉरिडोर्स इत्यादि। डैनी पहले वाले रूम के दरवाजे के ऊपर कुल्हाड़ी का निशान भी देख पाता है जो हमारे द शाइनिंग मूवी के यादें को ताजा करती है। फिर डैनी वही इनफेमस गोल्ड रूम के अंदर जाता है जहां उसे बारटेंडर लॉयड की घोष दिखता है, जैसे कि लॉयड उसका इंतजार कर रहा था। बट इस बार लॉयड के रूप में वो अपने पिता जैक को देखता है। गाइस, दिस सीन इज अ रेफरेंस टू द सेम सीन इन द शाइनिंग मूवी जहां जैक का एनकाउंटर बारटेंडर लॉयड से हुआ था। डैनी अपनी और अपनी माँ के इमोशनल फीलिंग्स के बारे में बताते हुए बोलता है कि वो 20 साल का था जब उसकी माँ वेंडी का देहांत हुआ था। मरते टाइम वो उसकी माँ के मुंह के चारों तरफ डेथ फ्लाइज देख पाया था। जैक डैनी को व्हिस्की पिलाने के लिए उकसाता है, पर डैनी मना कर देता है, जिससे गुस्सा होकर जैक ग्लास को फेंक देता है। इसके बाद अब्रा अपनी शाइन के थ्रू डैनी को कांटेक्ट करके इन्फॉर्म करती है कि रोज यहाँ पहुंच गई है। डैनी अब्रा को होटल के अंदर ले आता है और अब्रा की आने से होटल की लाइट्स और भी तेज जलने लगते हैं, क्योंकि अब्रा की शाइन डैनी से भी ज्यादा पावरफुल थी। उनके पीछे पीछे रोज भी होटल के अंदर आती है और उसे वो आइकॉनिक ब्लडी एलिवेटर वाला सीन दिखाई देती है, बट रोज इसे इग्नोर करके आगे बढ़ती है। आगे रोज का सामना डैनी और अब्रा से होटल की वही फेमस स्टेयरकेस पे होती है। डैनी अब्रा को कंट्रोल करके अपनी शाइन यूज करते हुए रोज के दिमाग के अंदर घुसता है और उसे होटल की वही क्लासिक मेज के अंदर पहुंचा देता है। गाइस, डायरेक्टर माइक फ्लैनेगन ब्रिलियंटली द शाइनिंग मूवी के एंडिंग सीन्स को डॉक्टर स्लीप में रिक्रिएट किए हैं, व्हिच इज फैसिनेटिंग। डैनी अब्रा को कंट्रोल करते हुए एक चाकू से रोज के ऊपर अटैक्स करने लगता है और उसे अपने इमेजिनरी बॉक्स के अंदर कैद करने जा ही रहा था, तभी रोज दोनों के ऊपर हावी होकर खुद को आजाद कर लेती है। इसके बाद डैनी अब्रा को होटल से भाग जाने के लिए बोलता है और खुद रोज का सामना करता है। रोज डैनी के शाइन से इंप्रेस होके उसे ट्रू नॉट ज्वाइन करने बोलती है, जिसको ऑब्वियसली डैनी मना कर देता है। डैनी एक कुल्हाड़ी से रोज के ऊपर हमला करता है, बट रोज उसी के ही कुल्हाड़ी से उसे चोट पहुंचाती है। रोज डैनी के घाव को दबाने लगती है, जिससे डैनी के अंदर से स्टीम निकलने लगती है। रोज उस स्टीम को कंज्यूम करती है और तभी डैनी अपने दिमाग के अंदर सारे इमेजिनरी बॉक्सेस को खोल देता है, जिसमें ओवरलुक होटल के सारे स्पिरिट्स कैद थे। यहाँ हम लोग ओवरलुक होटल के सारे घोस्ट को देख पाते हैं, जिनमें थे द ग्रेडी ट्विंस, बाथटब वाली बुढ़िया, डेल्बर्ट ग्रेडी, हॉरिस डर्वन इत्यादि। वो लोग रोज के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे कंज्यूम कर लेते हैं। रोज को कंज्यूम करने के बाद सारे घोस्ट डैनी की ओर मुड़ जाते हैं और उसे पोजेस कर लेते हैं। डैनी अब होटल के द्वारा पोजेस्ट हो गया था और एक कुल्हाड़ी लेके अब्रा को मारने उसके पीछे भागने लगता है। गाइज, ये सीन भी एग्जैक्टली द शाइनिंग मूवी की एक और ऑसम रेफरेंस है, जहां जैक डैनी को मारने उसके पीछे पड़ा था। अब्रा भाग के रूम नंबर 237 में चली जाती है और उसके पीछे पीछे डैनी भी वहां पहुंच जाता है। डैनी अब्रा को मारने जा ही रहा था, बट तभी अब्रा अपनी शक्ति से डैनी को होश में लाता है। डैनी अब्रा को वहां से भाग जाने के लिए बोलता है और खुद बॉयलर रूम के अंदर चला जाता है। होटल के अंदर घुसते ही डैनी पहले बॉयलर्स को ऑन कर दिया था, जिससे होटल में धीरे धीरे आग लगने लगती है। डैनी को अपनी माँ वेंडी की विजन आती है और वो भी होटल की आग में जल के मारा जाता है। यहाँ सीन कट होता है और हम अब्रा को डैनी के स्पिरिट से बात करते हुए देखते हैं। डैनी उसे कहता है कि उसे अपनी शाइन को बिल्कुल छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में उसके जैसे लोग और भी हैं। मूवी के एंड में अब्रा को अपने बाथरूम में वही बाथटब वाली बुढ़िया दिखती है, बट अब्रा बिल्कुल भी ना डरते हुए बाथरूम के अंदर जाके दरवाजा को अंदर से बंद कर देती है। वो भी डैनी की तरह उन स्पिरिट्स को अपनी इमेजिनरी बॉक्सेस में कैद करने वाली थी।
और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी डॉक्टर स्लीप मूवी की पूरी कहानी। डॉक्टर स्लीप मूवी में अब्रा को बचाने के लिए डैनी खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे डिक हैलोरैन ने अननोइंगली द शाइनिंग मूवी में डैनी के लिए किए थे। गाइस, जब स्टैनली कुब्रिक की द शाइनिंग मूवी रिलीज हुई थी तब ऑडियंस को ये मूवी बहुत पसंद आई थी। हाउएवर खुद स्टीफन किंग, जो द शाइनिंग नोवेल की राइटर हैं, उन्हें ये मूवी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि स्टैनली ने मूवी में काफी सारे चेंजेस किए थे जो नोवेल में थी ही नहीं। बट डायरेक्टर माइक फ्लैनेगन के हिसाब से डॉक्टर स्लीप बोथ द शाइनिंग मूवी एंड नोवेल की ही सीक्वल है, जो दोनों फैंस को पसंद आएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, द शाइनिंग मूवी के एंड में जैक की बर्फ जमा होने से मौत हुई थी, बट ओरिजिनली नोवेल में बॉयलर रूम में एक एक्सप्लोजन होने के कारण होटल में आग लग जाती है और जैक मारा जाता है। इस एंडिंग को माइक डॉक्टर स्लीप में यूज किए हैं, जहां डैनी बॉयलर रूम में बॉयलर्स ऑन करने की वजह से होटल जल जाती है। अब कुछ रेफरेंसेस के बारे में अगर बात करें तो डॉक्टर स्लीप मूवी की शुरुआत होती है 1980 से, जो कि वही सेम ईयर था जब द शाइनिंग मूवी रिलीज हुई थी। अब्रा की घर भी जिस रोड पे थी उस रोड का नंबर था 1980। द शाइनिंग मूवी के एक सीन में हम लोग जैक को होटल की मेज की एक मिनिएचर के पास खड़ा हुआ देखते हैं, और डॉक्टर स्लीप मूवी में भी जब डैनी फ्रेजियर न्यू हेमिस्फीयर पहुंचता है तब बस से उतर के सिटी का एक मिनिएचर देखता है। दिस वाज ए रेफरेंस टू इट्स प्रीक्वल द शाइनिंग मूवी। उसके बाद डैनी बिली नाम की एक आदमी से मिलता है, जो उसे जॉन डाल्टन नाम की एक डॉक्टर से मिलाता है। डैनी जॉन के साथ जिस ऑफिस में बैठ के बात कर रहा होता है, उस ऑफिस का लुक एग्जैक्टली वैसे ही था जैसे द शाइनिंग मूवी में जैक को जॉब मिलते टाइम था। द शाइनिंग मूवी में हॉन्टेड रूम का नंबर था 237, बट बुक में इसका नंबर था 217। रूम नंबर 217 को डॉक्टर स्लीप में एक सीन में दिखाया गया है जब हॉस्पाइस में एज दी कैट एक बूढ़ा आदमी के रूम में एंटर करता है। उस रूम का नंबर था 217। सो गाइस, ये थे कुछ मेजर रेफरेंसेस फ्रॉम द शाइनिंग मूवी एंड नोवेल। द शाइनिंग मूवी में शाइनिंग एबिलिटीज का कुछ ही एस्पेक्ट्स दिखाया गया था, जैसे डैनी एंड हैलोरैन टेलीपैथिकली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। बट डॉक्टर स्लीप मूवी में शाइनिंग एबिलिटीज को एक काइंड ऑफ सुपर पावर के रूप में दिखाया गया है, जैसे माइंड एंड चीजें कंट्रोल करना, फ्यूचर देखना, माइंड से टेलीपैथिकली इधर से उधर जाना इत्यादि। पर्सनली मुझे डॉक्टर स्लीप मूवी काफी पसंद आई। इट वुड बी वेरी अनफेयर अगर मैं डॉक्टर स्लीप को द शाइनिंग से कंपेयर करूं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, इट इज ए वर्दी सीक्वल टू द आइकॉनिक मूवी। अगर आप बिना जंप स्केयर्स के डर और टेंशन को महसूस करना चाहते हैं, देन द शाइनिंग एंड डॉक्टर स्लीप आर द मूवीज फॉर यू। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे और भी क्लासिक मूवीज का एक्सप्लेनेशन आने वाले हैं, जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।